नमस्कार सभी रीट और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी छात्र छात्राओं को मैं रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है आपको मेरी दोनों वीडियो पसंद आई होंगी। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज भी मैं इस वीडियो को 3 चरणों में लेकर के चल रहा हूं। पहला चरण हमारा मनोविज्ञान जो 2 शब्दों से मैंने आपको बताया था मिलकर के बना है, साइको प्लस लॉगोस। साइको प्लस लॉगोस। और साइको का अर्थ मैंने आपको आत्मा बताया था और लॉगोस यानी आत्मा का विज्ञान, इसे मैंने आपको आत्मा का विज्ञान कहा था। इसके जनककर्ता जनकदाता मैंने आपको अरस्तु बताए। तो साइको प्लस लोगोस ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे लैटिन भी आपसे पेपर में कह सकता है। अब मनोदविद या जनकदाता अरस्तु इसके माने गए हैं। अब देखिए इसके बाद जो बात आती है, जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आत्मा का विज्ञान यानी आत्मा से संबंधित जिस विज्ञान में आत्मा से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है उसे अरस्तु ने मनोविज्ञान कहा। इसके समर्थनकर्ता प्लेटो और आपके डेकार्त थे। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो आत्मा का विज्ञान जो चला हमारा वो 16वीं शताब्दी तक चला। 16वीं शताब्दी तक चला। अब देखिए आत्मा मूर्त है या अमूर्त? मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है? एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, यानी जिसे देखा जा सकता है। और जिसका प्रैक्टिकली यानी प्रयोगों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है, वो मूर्त कहलाता है। और
जिसे आप देख नहीं सकते, यानी जिसकी प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से कोई निष्कर्ष या परिणाम, रिजल्ट नहीं देखा जा सकता, वास्तविक जो है वो अमूर्त कहलाता है। तो आत्मा का ईश्वरवादी जो है विचारधारा, धार्मिक विचारधाराओं में आत्मा, मनुष्य को यह माना गया कि मनुष्य की आत्मा है और वो अमर है। तो आत्मा अगर है तो उसे देखा क्यों नहीं जा सकता, उसका कोई आकार क्यों नहीं है? इस बात पर इस सिद्धांत, जो आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने मनोविज्ञान को कहा, उसकी आलोचना की गई। और आलोचना इस रूप में की गई कि आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और काल्पनिक वस्तु है। आत्मा एक धार्मिक, आध्यात्मिक और काल्पनिक, जिसकी आप इमेजिन कर सकते हैं, वह काल्पनिक वस्तु है। यह ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हम केवल विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसे प्रैक्टिकली रूप से देखा नहीं जा सकता। और यह धर्म से जुड़ा हुआ तथ्य है, क्योंकि धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ही इस बात का, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे आपका कुरान हो या आपका बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ है उसमें आध्यात्मिक दर्शन मिलता है हमें। तो ये दार्शनिक विषय है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। और फिर दूसरा, जो मनोविज्ञान के संबंध में हमारे सामने तथ्य आया, वो मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ये पंपोलॉजी के द्वारा, इसको किसने किया? पंपोलॉजी के द्वारा आपका 17वीं शताब्दी में, यह कहा गया कि वास्तव में हमें आत्मा का अध्ययन नहीं करना है। यदि हमें मन और मस्तिष्क का हम अध्ययन करेंगे तो मनुष्य के व्यवहार का पता चल सकता है, उसके आचरण का पता चल सकता है, उसकी वृद्धि को देखा जा सकता है, उसके डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। तो इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपोलॉजी ने कहा। और इसकी जो है समर्थन करता थे, इसके समर्थन करता, देखिए ये आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जॉन लॉक और
थॉमस रॉड और वर्कले और कांट, इन्होंने इसका समर्थन किया कि यदि मनुष्य के मन या मस्तिष्क के बारे में जानकारी की जाती है तो उसकी वृद्धि और विकास को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से ही हम जो है बोलने, सोचने, समझने, चलने फिरने का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। लेकिन इसकी भी फिर आलोचना हुई और इसे मन को जो है, मन अमूर्त होता है, मन को भी क्या कहा गया कि ये भी अमूर्त है, इसे भी नहीं देखा जा सकता, वह ये निजी है, ये व्यक्ति का निजी है, इसको नहीं जान सकते। हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हो सकती है, अलग अलग थॉट आ सकते हैं एक ही चीज के बारे में। तो आप मन क्या है? अमूर्त और निजी मामला है, इसलिए इसकी भी आलोचना की गई। फिर मनोविज्ञान को जो है चेतना या संवेदनात्मक विज्ञान कहा गया। फिर इसे क्या कहा गया? चेतना या संवेदनात्मक विज्ञान। इसकी जो ये सिद्धांत, जो मन के या मस्तिष्क के सिद्धांत की जब आलोचना हो गई थी तो उसके बाद विलियम जेम्स ने 1850 से और 19वीं शताब्दी तक यह सिद्धांत चला। 19वीं शताब्दी तक यह सिद्धांत चला। इसके समर्थनकर्ता, नोट कर लीजिएगा, समर्थनकर्ता विलियम वुल्ट और जेम्स सिली ये आपको नोट करना है, और टिचेनर इन्होंने इसका समर्थन किया कि वास्तव में मन एक अमूर्त है और निजी साधन है, इसलिए हमारे मस्तिष्क से जो कोई भी बात पहुंचती है तो वो हमारी संवेदनाओं यानी कोशिकाओं के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, हम कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो तुरंत हमारे जो है संवेगों द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा हमारे जैसे बोलने का कार्य है या सुनने का कार्य है, तो जैसे ही किसकी आवाज आप सुनोगे, आपके पिताजी ने आपको आवाज दी तो आप तुरंत सचेत हो जाओगे, आपकी तंत्रिकाएं, संवेदनाएं जो है वो तुरंत सचेत हो जाएंगी कि पिताजी ने आवाज दी है। तो चेतना या संवेदना का विज्ञान इसे किसने कहा? विलियम जेम्स ने। और ये हमारा जो
चला वो 1850 से 19वीं शताब्दी तक चला। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। इसकी आलोचना कैसे की गई कि वास्तव में मनुष्य का 1/10 भाग ही चेतन होता है, चेतन अवस्था में होता है। बाकी आपका 9/10 भाग अचेतन अवस्था में रहता है। तो इस बात पर इस चेतना या संवेदनात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान का यहां तक यह अर्थ रहा, इसको परिवर्तित कर दिया गया। और 20वीं शताब्दी में हमारे इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया कि वास्तव में मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार से संबंधित ज्ञान का विज्ञान है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और इसके प्रतिपादक जो थे वो वाटसन थे। इसका प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन। आई होप आप इसे नोट करते जा रहे होंगे। लेकिन सर्वप्रथम 1905 में विलियम मैकडूगल ने इसकी सबसे पहले इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। बाद में जो थे वो हमारे मनोविद हुए थे पिल्सबल्ली। इन चीजों का हम खुलकर के व्याख्या करेंगे। पिल्सबल्ली, उन्होंने सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा इसे। इसको क्या कहा? मनोविज्ञान को सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान, जो 1908 में, जो उन्होंने कब दिया था? 1908 में दिया था। और तब से जब हमारे 20वीं सदी में वाटसन ने इसे पूरी तरीके से व्यवहार का विज्ञान का नाम दे दिया, तो ये तो हमारे मनोविज्ञान का जो अब तक आत्मा से लेकर के और व्यवहार के विज्ञान तक की आपने थ्योरी देखी। अब देखिए, आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान के जनक दाता विश्व स्तर पर किनको कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दाता किसको कहा जाता है? वो भी विश्व स्तर पर। वो भी कैसे? विश्व स्तर पर। तो विलियम वुंट, किसको? विलियम वुंट को कहा जाता है। अब देखिए, अमेरिका के जो विलियम जेम्स थे, अमेरिका के
विलियम जेम्स, जिन्होंने इसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग कर दिया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को बिल्कुल अलग कर दिया सन 1912 में। उन्होंने विलियम जेम्स ने, जो अमेरिका के थे, उन्होंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन मनोविज्ञान शब्द का आपको यह भी बेहद जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रायोगिक रूप से जो प्रयोग किया था वो 1590 में सबसे पहले रूडोल्फे गोयक्ले ने किया था। बाद में जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो साइकोलॉजिया इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। अब देखिए, हमें यह भी जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। इसको प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। और इसके जनक विलियम वुंट थे। विलियम वुंट, यानी इसका श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट को। लेकिन मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान विलियम वुंट ने कहा, और सामाजिक जो मनोविज्ञान के जनक थे, सामाजिक मनोविज्ञान का जिन्हें जनक माना जाता है या जिनको श्रेय जाता है वो कुर्ट लेविन को जाता है। अब विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है जीन पियाजे। वो कौन है? जीन पियाजे। तो हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, और वो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। तो आज हमने पहले जो इस वीडियो का पहला जो चरण है, वीडियो के दूसरे चरण पर हम आते हैं। और दूसरे चरण में कल मैंने आपको वृद्धि, ग्रोथ, जिसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है, अभिवृद्धि, उसके बारे में अंतर मैंने बताया था कि अभिवृद्धि या विकास में क्या अंतर है। तो मैंने अभिवृद्धि या वृद्धि के बारे में ये बताया था कि ये मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि या वृद्धि जो ग्रोथ है
उसका तात्पर्य क्या हुआ फिर? उसका तात्पर्य हुआ कि शरीर के आकार में, शरीर के आकार में परिवर्तन और सोरेंस ने जो है शरीर के अंगों के भार, शरीर के अंगों के भार और आकार किसने कहा था? सोरेंस ने, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि शरीर के अंगों के भार और आकार में वृद्धि का मापन करना ही ग्रोथ होता है। अब वृद्धि एक क्रमिक वृद्धि यानी ग्रोथ एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसका एक क्रम से, जैसे आप देखिए शैशव अवस्था, जो बच्चे की जन्म से और 6 वर्ष तक, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है, वो शैशव अवस्था कही गई है। और इसमें जो ग्रोथ है वो तीव्रता से होता है, वो तीव्रता से यानी तेजी से होता है। दूसरा हम जो मान सकते हैं वो बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था, जिसका हम समय 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक का मानते हैं। इसके बाद जो है बालक की किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था। इस अवस्था को यौवनावस्था भी कहा जाता है, इसको यौवना अवस्था भी कह सकते हैं। इसका समय 12 वर्ष से और आप 18 वर्ष तक मनोविदों ने माना है। तो शैशव अवस्था में तीव्रता से ग्रोथ होती है, बाल्य अवस्था में ग्रोथ जो है वो मंद यानी धीमा होता है, और किशोर अवस्था में फिर तेजी से हो जाता है, फिर तेजी से हो जाता है। और प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या आप इसे वयस्क अवस्था भी कह सकते हैं, वयस्क अवस्था। तो इसका जो समय है वो 18 वर्ष से ऊपर माना गया है, 18 वर्ष से ऊपर, यानी अब वृद्धि रुक जाती है और परिपक्वता, यहां परिपक्वता
का विकास होता है। अब ये विकास का क्रम, इन अवस्थाओं को अलग अलग मनोविदों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो ये आपने दूसरा जो चरण देखा वीडियो का, उसमें वृद्धि या अभिवृद्धि, जिसे मात्रात्मक परिवर्तन कहा हमने, उसके बारे में देखा। तो अब हम विकास के बारे में, जो तीसरा चरण आ रहा है हमारा अंतिम वीडियो का, वो है विकास। विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण व अधिक परिपक्वता की ओर जाना। अधिक प्रगति यानी मनुष्य यदि तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका विकास हो रहा है। अगर अधिक प्रकटीकरण यानी किसी बात को अच्छी तरीके से समझा सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, तो उसका विकास हो रहा है। तीसरा, अधिक परिपक्वता की, अगर उसमें मैच्योरिटी आ रही है, अधिक परिपक्वता की ओर जा रहा है, उसे ले जाया जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। इसका हर लोक ने, डेवलपमेंट की हर लोक ने ये कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और गुणों को प्रस्फुटित, विकास व्यक्ति में क्या करता है? नवीन विशेषताएं, नवीन विशेषताएं और नई नई जो है उसमें विशेषताओं का जो है उत्पन्न होती है, और गुणों को प्रस्फुटित, प्रस्फुटित, जैसे एक पौधा अंकुरित अवस्था के बाद प्रस्फुटित होकर के चारों ओर फैल जाता है। तो प्रस्फुटित का मतलब होता है अंकुरित के बाद उसका जो है फैल जाना। तो व्यक्ति में नवीन विशेषता और गुणों का प्रस्फुटीकरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है चारों दिशाओं में, तो इसका मतलब क्या है? उसका विकास हो रहा है। एक मेंडल ने प्रभाविकता व वियोग का नियम इसके संदर्भ में दिया। प्रभाविकता व विनियोग का नियम। अब देखिए, विकास से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो 4 हैं हमारी, जिनको हम एक एक चरणों में डिटेल से और बेसिक से पढ़ेंगे। तो इन मान्यताओं के बारे में आज हम ये देखेंगे कि इनके जनकदाता कौन थे और ये किनसे संबंधित है। तो सबसे पहली
जो मान्यता है वो जैविक परिपक्वता की मान्यता है, जो विकास के संदर्भ में दी जाती है। जैविक परिपक्वता, परिपक्वता की मान्यताएं, ये मान्यताएं जिसने प्रतिपादित की या जो इसके जनक थे उनको दो को माना जाता है, स्टेनेले हॉल, स्टेनेले हॉल और गैसेल। आप नोट करते जाना, अगर एक बार में नहीं तो वीडियो आप दोबारा देखना। बाकी ये सारी चीजें आपको एक नोटबुक में नोट करनी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न एग्जाम में पनपते हैं। अब देखिए, जैविक परिपक्वता की मान्यताओं में व्यवहार और प्राकृतिक नियम, व्यवहार को प्राकृतिक नियमों से के द्वारा तय हुआ माना जाता है। व्यवहार को प्राकृतिक नियमों से के द्वारा या से के द्वारा, अच्छा रहेगा यह शब्द, के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है या तय होना माना जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक नियमों के द्वारा व्यवहार की व्याख्या की जाती है। अब व्यवहारिक सिद्धांत की भी मान्यता आई। दूसरा, व्यवहारिक सिद्धांत की मान्यता। अब ये जिस मनोविद ने दी थी वो प्रतिपादन करता हमारे वाटसन थे, और दूसरे जो प्रतिपादन करता थे वो BF स्केलर, VF स्केलर, इन दो को प्रतिपादक करता माना जाता है। तो पर्यावरण के कारक पालक के विकास में सहायक होते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण के कारक, क्यूज, पालक के विकास में सहायक होते हैं। पालक के विकास में सहायक होते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि इंद्रिय अनुभूतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जो अनुभूतियां हैं, उनके द्वारा जो अनुभव करता है वो अनुभूति का गहरा प्रभाव उस पर पड़ता है। यानी उसका प्रभाव, व्यवहार जो चेंज होता है वो इंद्रियों की अनुभूति के द्वारा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो इस डेवलपमेंट की मान्यता में जो व्यवहार के सिद्धांत की मान्यता थी। अब देखिए, तीसरा संज्ञात्मक विकास संबंधी मान्यता थी। तो तीसरी आपकी संज्ञात्मक
विकास संबंधी मान्यता, विकास संबंधी मान्यता। इसके प्रतिपादक कौन थे, जनक कौन थे? जीन पियाजे। प्रतिपादक जीन पियाजे। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि संज्ञात्मक विकास जो होता है वो मानसिक क्रियाओं पर आधारित होता है, मानसिक क्रियाओं पर आधारित है। और अंतिम जो है वो सामाजिक संस्कृति विकास संबंधी मान्यता थी। तो आपकी चौथी जो मान्यता दी गई वो सामाजिक संस्कृति विकास संबंधी मान्यता, विकास संबंधी मान्यता। तो इसके जनक किसको माना गया है? लेव वाइगोत्स्की। और ये बाल मनोविज्ञान की एक नई विचारधारा थी। ये बाल मनोविज्ञान की नई विचारधारा थी जो डेवलपमेंट के संबंध में दी गई। अब देखिए, आपने बार बार मनोविज्ञान में मनो प्लस विज्ञान, तो विज्ञान किसे कहते हैं? इसको मनोविज्ञान क्यों कहा जाता है? विज्ञान हम उसी को कहते हैं जिस पर यदि कोई चीज पर या किसी वस्तु से संबंधित पहले कोई विचारधारा दी जाए और फिर उसे प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाए और वो सार्वभौमिक हो, जिसको सभी यूनिवर्सल रूप से सिद्ध करके देख सके। वो ही विचारधारा जब प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो जाती है और सार्वभौमिक होती है तो उसे विज्ञान का रूप दे सकते हैं, यानी वो मूर्त हो। यानी क्या हो? वो मूर्त। और ऐसी विचारधारा या सिद्धांत जो प्रयोगों द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता और वो सार्वभौमिक नहीं है, उसे सभी विश्व के प्राणी नहीं मान सकते, तो वो अमूर्त विचारधारा होगी, वो फिर अमूर्त होगी। तो विज्ञान किसे कहा गया है? जो मूर्त होता है। इसीलिए आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान और चेतन का विज्ञान, इन सब का आलोचन और खंडन कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ
साइकोलॉजी का संक्षिप्त सार लिया है और जिनको हम सूक्ष्म तरीके से बेसिक रूप से पढ़ेंगे। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आई हो और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी छात्र छात्राएं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड लाभान्वित हो सके। आज मैं इस वीडियो का यही समापन करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तरीके से साइको का ज्ञान देने। धन्यवाद।